हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरबिंदो क्लासेस में। मेरा नाम है मनीष सिंह अभ्युदय और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जनरल साइंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो डायरेक्ट बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। हम लोग का यहाँ जो अप्रोच होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को सीखना और उनको एग्ज़ाम में अप्लाई करना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Sound wave in air is A. Transverse wave, longitudinal wave, C. Electromagnetic wave, D. Polarized wave and E. None of the above या more than one of the above। यह 65th बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब है साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव्स इन एयर या फिर कोई और भी फ्लूइड मीडियम हो उसमें यह लॉन्गिट्यूडनल ही होता है। फ्लूइड मीडियम की जब हम बात करते हैं तो फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैस, यह दोनों होता है। और बिकॉज यहाँ जो पार्टिकल होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं और इसमें कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन के थ्रू यह आगे मूव करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमेशा कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन ही होता है, लेकिन जब यही साउंड वेव्स थ्रू सॉलिड पास करते हैं देन इट कैन बी ट्रांसमिटेड एज बोथ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह के कई और इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे वह मिलता रहेगा। मैंने इस सीरीज़ में एक और वीडियो जनरल साइंस के ऊपर ऑलरेडी बना दिया है। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो अब जानते हैं हम व्हाट इज़ साउंड। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी हर्ड एंड ट्रेवल्स इन वेव। एंड अभी हमने बात की यह वेव दो तरह के हो सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में ये फ्लूइड मीडियम में फ्लो करते हैं एंड ट्रांसवर्स वेव के रूप में ये सॉलिड मीडियम में सिर्फ फ्लो करते हैं। सॉलिड में यह ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकते हैं। जब कोई मैटर वाइब्रेट करता है या फिर टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड साउंड जैसा कि हमने देखा यह सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। अभी यह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव को समझने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव है एंड ट्रांसवर्स वेव की जब हम बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम होता है। जो टेलीविज़न से लाइट हमारी आंखों तक पहुंचता है वह भी ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ही होता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं ट्रांसवर्स वेव को, उसके बाद हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने की कोशिश करेंगे। तो यह ट्रांसवर्स वेव एक टिपिकल वेव पैटर्न जो आज तक हम समझते आए हैं उसी को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इस ट्रांसवर्स वेव में वेव जिस हाईएस्ट पॉइंट को अचीव करता है उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं एंड द लोएस्ट पॉइंट जो वेव में होता है उसे ट्रॉफ बोलते हैं। एंड जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड द जो मीडियन पॉइंट है, बीच वाली जो ये लाइन है, इसके बीच जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यह एम्पलीट्यूड सेम होगा यदि हम मीडियन पॉइंट से क्रेस्ट की डिस्टेंस को या फिर मीडियन पॉइंट से ट्रॉफ की डिस्टेंस को मेजर करें, ये नीचे की तरफ दोनों डिस्टेंस सेम आएंगे एंड इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एंड इस वेव में जब हम दो पॉइंट जो इक्वली पोजिशनड हों उनके बीच की डिस्टेंस लेते हैं तो उसे हम एक वेवलेंथ बोलते हैं। लाइक ये पॉइंट जो क्रेस्ट पे स्थित है और इसके सेम पोजीशन पॉइंट ये दूसरा जो क्रेस्ट पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच की ये दूरी वेवलेंथ कही जाएगी। एंड सेम अप्लाइज जब हम ट्रॉफ की बात करते हैं। एंड नाउ अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम मोशन जो होता है वह टू एंड फ्रो होता है पार्टिकल्स का। लाइक इस पोर्शन में जब हम मोशन देखते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब पार्टिकल्स ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं है। इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स के बीच वह ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ी दूर आगे चलने पे
इस पोर्शन में हम देखते हैं कि पार्टिकल के बीच की दूरी घट गई एंड कॉम्प्रेशन हो जाता है, और यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस पार्टिकल के बीच की घट गई है। तो यह अल्टरनेटिवली हमें देखने को मिलता है, एक्सपेंशन, कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन, फिर कॉम्प्रेशन, और यह पैटर्न चलता रहता है, और इसे ही हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो हमारे कानों पे पड़कर हियरिंग सेंसेशन पैदा करता है। आगे हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सी इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड द राइट आंसर इज 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कैसे आया, इसके लिए हम देख लेते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूलाज को। जब हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, देन वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, या इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F-32/9 इज इक्वल टू C/5, जहाँ C वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस एंड F वैल्यू इन फ़ारेनहाइट दर्शाता है। तो इस फार्मूला के द्वारा आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में एंड फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। सेल्सियस को जब केल्विन में बदलना हो, उसके लिए आप सेल्सियस के वैल्यू में 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में वैल्यू आ जाएगा, एंड केल्विन की वैल्यू को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 माइनस कर देंगे, एंड द सेम यहाँ हम लोगों ने वह फार्मूला अप्लाई किया। 50 डिग्री सी हमें वैल्यू दे रखा था, उसमें 1.8 से मल्टीप्लाई कर 32 ऐड कर देंगे, एंड वी गॉट द रिजल्ट 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक ऐसा भी वैल्यू होता है जहां हमें फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की वैल्यू सेम देखने को मिलती है, और यह अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा वैल्यू है जहां सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेम होते हैं। तो यह वैल्यू है -40 डिग्री, जहां सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों सेम होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, हीट या क्वांटिटी, एंड द राइट आंसर इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेज़र किया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ ए रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। सेम इवेंट एक यूनिट टाइम में कितनी बार रिपीट किया, इसे ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यदि हम वेव के टर्म में से देखें तो सेम पोजीशन ऑफ वेव जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है एक यूनिट टाइम में, उसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बोलते हैं। यदि 1 हर्ट्ज की बात करें हम, तो 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकेंड, एंड हर्ट्ज ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इंफ्रासाउंड के बारे में यदि हम बात करें, इंफ्रासाउंड वह साउंड है जो हियरिंग कैपेसिटी हमारी है उससे नीचे के साउंड्स को हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं। ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को ईजिली सुन सकते हैं। यदि साउंड 20 हर्ट्ज से कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, उसे हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं। एंड मोस्टली हॉरर मूवीज़ में जो साउंड ट्रैक्स होते हैं वो समटाइम्स इंफ्रासाउंड को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम इंफ्रासाउंड को सुन तो नहीं सकते हैं लेकिन स्टिल हमारे जो इंद्रियां हैं उसको फील कर सकती हैं, और यह फीलिंग हमारे अंदर एंग्जाइटी, हार्ट पल्पिटेशंस, शिवरिंग, ये सारे पैदा करते हैं जो हमें डराने का काम करती हैं। आगे यदि हम देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स की बात कर लेते हैं, तो ऑलरेडी इनमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जैसे क्रेस्ट, जो हाईएस्ट पॉइंट है वेव का, उसे क्रेस्ट बोलते हैं, एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट या फिर ट्रॉफ की भी जो बात होगी तो उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। एंड वेव्स आर मेजर्ड बाय देयर फ्रीक्वेंसी, एंड हमने अभी जस्ट जाना कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक यूनिट टाइम में कितने बार नंबर ऑफ वेव्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं एक यूनिट टाइम में। ट्रॉफ जो है लोएस्ट पार्ट ऑफ ए वेव होता है, एंड क्रेस्ट एंड ट्रॉफ के बीच के ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, इसे हम वेव हाइट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरेबेलम, एंड द राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, और एंडोक्राइन सिस्टम वह होता है जिसमें कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, एंड इन ग्लैंड्स से कई सारे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं एंड रिलीज किए जाते हैं,
जो हमारे बॉडी के लगभग सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। Endocrine system is composed of hypothalamus gland, pituitary and pineal gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, parathyroid, thymus and gonads, जो मेल में टेस्टिस के रूप में एंड फीमेल में ओवरी के रूप में होते हैं। और हमारे बॉडी में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इंडोक्राइन सिस्टम को मैंने काफ़ी डिटेल में इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है एंड हमारे बॉडी के किस प्रोसेस को वह कंट्रोल करने का काम करता है, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस किया है। ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एंड साथ ही हमारी जो अर्ज होती है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग का, वह भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी का वैसे देखा जाए तो एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड डिग्री सेल्सियस में बात करें तो यह लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इस फिगर में इंडोक्राइन सिस्टम्स को दिखाया गया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी अभी बात किया, हमारे ब्रेन में यह तीनों ग्लैंड होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। आप इसको डिटेल में यदि समझना और जानना चाहते हैं तो इस के पार्ट 1 को आप देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड यहाँ पे यह थायराइड ग्लैंड है, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज, और यह मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज होते हैं। हम बात करें यदि पिट्यूटरी ग्लैंड को के बारे में, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही स्मॉल पी साइज ग्लैंड होता है एंड हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करने में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और इसलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ मोस्ट अदर हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स को, मतलब यह दूसरे ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। The next question is the device to measure electric current is voltmeter, ammeter, voltmeter, potentiometer and the right answer is ammeter. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट ए पॉइंट, किसी पॉइंट से होकर जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसे हम कूलम्ब बोलते हैं एंड द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। सो एम्पियर क्या हो गया? कूलम्ब पर सेकेंड, दिस इज एम्पियर। एंड आगे हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज मेजर्ड बाय एमीटर, ये तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं? तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसे मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। एंड वोल्टामीटर, जिसे हम कूलोमीटर भी कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है टू मेजर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन। अभी इस पिक्चर में आप देखेंगे तो यह क्लियर है कि ये आपका फुल सर्किट है, यहाँ एक सेल लगा है, इधर यह आमीटर सीरीज में लगा गया है, करंट इधर से फ्लो करके दूसरी साइड से निकल जा रहा है, जिसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं, और इधर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है जिसे हम RL बोल रहे हैं। एंड हमें जब मेज़र करना होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, तो हम एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया करते हैं यहाँ पैरेलल में। एंड अमीटर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो इससे मिनिमल चेंज इन करंट होता है, लेकिन जब कभी हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, चूँकि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए एक मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट जो आई आ रहा था, इससे एक मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट इधर को आ जाता है, लेट्स से इट्स स्मॉल आई। सो इफेक्टिवली RL से होकर हमें जो करंट फ्लो करता हुआ दिखता है वो होता है I माइनस कैपिटल I माइनस स्मॉल आई। सो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है जिसका कि रेसिस्टेंस बहुत हाई है एंड यह डाइवर्ट करता है कि मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट को भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज
एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब या वॉट? एंड द राइट आंसर इज वॉट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वॉट होता है। अब जान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, इट इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, तो जब कोई इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है या सेव हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, तो पर यूनिट टाइम जो चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ उसे ही हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। एंड द एसआई यूनिट ऑफ पावर जो होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर हो या फिर कोई और भी मैकेनिकल पावर, उसका यूनिट वॉट ही हमेशा होगा। एंड द वॉट इज डिफाइंड एज 1 जूल पर सेकेंड। एंड यह वॉट जेम्स वॉट के नाम पर ही रखा गया है नाम। इलेक्ट्रिकल पावर का जब हम फार्मूला देखते हैं, पर यूनिट टाइम निकालने के लिए टाइम से डिवाइड किया, एंड वर्क के लिए VIT फार्मूला होता है। सो फाइनली वी गॉट P इज इक्वल टू VI, एंड P इज इक्वल टू VI में V वोल्टेज एंड I इज करंट। सो V को इफेक्टिवली हम V इज इक्वल टू IR जानते हैं। सो फाइनली वी कैन से P इज इक्वल टू I raised to 2 into R. The next question is, who is regarded as the father of modern chemistry? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवॉइजर या सीवी रमन? एंड द राइट आंसर इज लेवॉइजर। आगे हम देखते हैं एंटोनी लेवॉइजर के बारे में। यह एक फ्रेंच केमिस्ट थे एंड इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माना जाता है। इन्होंने कई अपने योगदान दिए केमिस्ट्री के जगत में, एंड इन्होंने डिस्कवर किया था कि ऑक्सीजन का क्या रोल होता है ड्यूरिंग कंबशन। आज हम जानते हैं कि किसी भी कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम कंबशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था और ऑक्सीजन को उसका नाम ऑक्सीजन 1778 में दिया था, एंड हाइड्रोजन को इन्होंने रिकॉग्नाइज 1783 में किया था। इन्होंने मैट्रिक्स सिस्टम के कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प की थी। आगे देखते हैं कि इन्होंने सिलिकॉन के एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया था, और यह ऐसे पहले थे जो कि यह मानना शुरू किए कि सल्फर एक एलिमेंट है, क्योंकि इनसे पहले यही माना जाता था कि सल्फर एक कंपाउंड है। एंटोनी लेवॉइजर को गुलोटाइन कर दिया जाता है ड्यूरिंग द फ्रांस राइन ऑफ टेरर इन 1794। गुलोटाइन का मतलब होता है कि इनके शरीर को इनके सर से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। इट्स मास नंबर इज 22, 38 या 20? एंड द राइट आंसर इज 38। इसको समझने के पहले, इसके एक्सप्लेनेशन के पहले हम जान लेते हैं एटॉम्स के बारे में, देन तभी हम समझ पाएंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। एक एटॉम में, जैसा कि हम जानते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट कक्षा में, ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं, जैसा कि यहाँ हम फोटो में देख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो ये टॉप में जो आप देख रहे होते हैं इसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एंड इस एलिमेंट के नाम के नीचे ये जो वैल्यू है यह इसका मास नंबर कहा जाता है, या फिर आप एटॉमिक मास कह सकते हैं। अब हम जानते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। एक चीज़ और हम जान लेते हैं आगे बढ़ने के पहले, किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इनकी संख्या बराबर होगी जितने प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर हैं। सो इफेक्टिवली यदि हम देखें तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जो कि बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, राइट। आगे हम देखते हैं मास नंबर के बारे में। मास नंबर का कंसेप्ट क्या है? मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को यदि हम ऐड कर दें तो यह किसी एटम में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। सो द मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये दोनों किसी एटम के न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यह मास नंबर देता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होता है। सो हमारा जो क्वेश्चन था कि मास नंबर क्या होगा ऐसे एलिमेंट का जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका सिंपल आंसर है 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है इसमें 18 प्रोटॉन्स भी हो गए, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में ऐड करके मास नंबर निकाल लेते हैं। सो 20 + 18 इज 38। आगे हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके
सिंबल के ऊपर एक डिजिट लिखा जाता है और एक नीचे डिजिट लिखा जाता है। यह ऊपर वाला डिजिट मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला डिजिट एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो यदि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। एंड यहाँ मास नंबर इसका 7 दे रखा है, इसका मतलब मास नंबर 7 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 है। आगे हम बढ़ते हैं कि किसी भी एलिमेंट का यदि मुझे मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर यदि दिया हो, तो हम उसका किस तरह से ये तीनों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एटॉमिक नंबर देखकर हम डायरेक्ट यह बता सकते हैं कि इसमें कितना प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की संख्या, सल्फर का एटॉमिक नंबर यदि 16 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 16 होगी। एंड यदि यह एक न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन की संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। सो इट विल बी ऑल्सो 16। एंड इसका मास नंबर 32 दे रखा है। मास नंबर 32 होने का मतलब है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या न्यूक्लियस के अंदर 32 है। प्रोटॉन ऑलरेडी हमने जान लिया कि यह 16 इन नंबर है। सो इफेक्टिवली यहाँ से हमें निकल जाता है कि n की वैल्यू 32 माइनस 16 होगी, यानी कि 16। आगे एक और एग्जांपल हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। यह सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होंगे वह 11 होंगे। प्रोटॉन्स की संख्या 11 हो गई। और यदि यह एक न्यूट्रल एटम होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होती, लेकिन यह एटम न्यूट्रल नहीं है, इसमें एक चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसका मतलब इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है बाहर। सो इफेक्टिवली यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या टोटल 11 माइनस 1 है, यानी कि 10 हो गई। यदि यहाँ चार्ज नेगेटिव होता है, इसका मतलब है कि इस एटम ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सल्फर पर यहाँ चार्ज 2 माइनस है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यूजुअली 16 होनी चाहिए थी, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। सो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी न्यूट्रल एटम में 16 होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले रखे हैं, चूंकि पावर यहाँ पावर नहीं, चार्ज यहाँ 2 माइनस है, इसलिए इफेक्टिवली इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। न्यूट्रॉन्स की संख्या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 32 माइनस 16 आ जाएगा। एंड प्रोटॉन्स की संख्या में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो भी चेंज आएगा वह इलेक्ट्रॉन की संख्या में आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी यदि जो चार्ज है वह निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, जैसे कि यहाँ Na+ के केस में यदि चार्ज पॉजिटिव है। क्लोरीन एक यहाँ न्यूट्रल एटम है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 37 है। सो प्रोटॉन की संख्या 17 हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 एंड द न्यूट्रॉन विल बी 37 माइनस 17 यानी 20। The next question is, which of the following is also known as laughing gas? Nitric oxide, nitrous oxide, nitrogen pentoxide या नाइट्रोजन? एंड द राइट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड। हम देख लेते हैं यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O, और पहली बार हम्फ्री डेवी ने इसे लाफिंग गैस नाम दिया था। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ रॉकेट मोटर में ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जाता है, एंड इसे फूड एडिटिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट्री में, दंत चिकित्सा विज्ञान में भी इसका यूज़ किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक या एनाल्जेसिक के रूप में। ये नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, एंड यह नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कि लाफिंग गैस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला N2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट? मेटल, नॉन मेटल, गैसेज या मेटेलॉइड्स? सो द राइट आंसर इज गैसेज। रेस्ट आर द टाइप ऑफ एलिमेंट, बट गैसेज इज a state of matter. So elements are the basic unit of all types of matter, and broadly ये 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यदि हम देखते हैं तो इसमें ये जो पोर्शन है यह मेटल्स का है, एंड यह येलो वाला पोर्शन में सारे नॉन मेटल्स हैं, एंड यह जिगजैग लाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है। और इस जिगजैग लाइन पे जो भी एलिमेंट हैं इन्हें हम मेटेलॉइड बोलते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, इंटरमीडिएट होती है। तो मेटेलॉइड्स कौन कौन है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम, पोलोनियम। द
यदि हम आगे बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं, एंड लिक्विड से सॉलिड बनने के प्रोसेस को फ्रीजिंग बोला जाता है। लिक्विड से गैस बनना वेपराइजेशन है, तो गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन। गैस से प्लाज्मा बनना आयोनाइजेशन प्रोसेस है, एंड प्लाज्मा से गैस बनना डी आयोनाइजेशन प्रोसेस है। सो थैंक यू गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए, पेशेंस के लिए। यह था इस वीडियो का अंत। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।